वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी आर स्टडीइंग अबाउट द 10th चैप्टर ऑफ फिजिक्स व्हिच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में। व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया अबाउट सम डिफरेंट टर्म्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उनमें हमने स्टडी किया वाइब्रेशन के बारे में। व्हाट इज वाइब्रेशन? इट इज कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि यहाँ पर देखें हमारे पास बॉडी मीन पोजीशन पर थी, एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव की, फिर से मीन पोजीशन पर आई और फिर से एक एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव किया, वापस से मीन पोजीशन पर आई। तो यहाँ पर जब इसने यहाँ पर वापस आई तो इसने यहाँ पर आकर अपना एक साइकिल कंप्लीट किया। इस साइकिल को हमने वाइब्रेशन का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हमने टाइम पीरियड स्टडी किया। टाइम पीरियड क्या होता है? इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा बॉडी को, उसे हमने टाइम पीरियड का नाम दिया। ठीक है, और मैथ स्प्रिंग सिस्टम के केस में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/k के इक्वल होता है। और इसी तरह सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट l/g के इक्वल होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमने स्टडी की। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यहाँ पर साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक बॉडी 1 सेकेंड में कंप्लीट करेगी उसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1/, टाइम पीरियड के भी इक्वल होगी। इसी तरह टाइम पीरियड भी 1/, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इनका आपस में रिलेशन है, दैट दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और अगर हम यूनिट्स की बात करें फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। ऐसा यूनिट हर्ट्स होता है। इसके अलावा इसका एक और यूनिट होता है विच इज़ पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड की बात करें, हमने एम्पलीट्यूड में स्टडी किया दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक तो इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर की, उसे हमने एम्पलीट्यूड का नाम दिया। ओके, तो ये तो हमने स्टडी किया लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशंस। व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस? तो इसको स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर ऑसिलेशंस। ठीक है, ऑसिलेशंस क्या होती हैं? हमने वाइब्रेशन स्टडी की, ऑसिलेशंस भी वाइब्रेशंस ही होती हैं, लेकिन वाइब्रेशंस में फ्रीक्वेंसी लार्ज होती है जबकि ऑसिलेशंस में फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है। ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, सो जिन वाइब्रेशंस में फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी उन्हें हम ऑसिलेशंस बोलेंगे। ओके, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की डेफिनेशन की बात करें, तो किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में जो ऑसिलेशंस होंगी उन्हें डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलेंगे। ठीक है, सो ऑसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, द ऑसिलेशंस द oscillations of a body in the presence of some resistive forces. ठीक है, some resistive force is called damped oscillation. Damped oscillation. ठीक है, तो ये है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन। अब अगर हम इस डैम्प्ड ऑसिलेशन की डैम्पिंग की बात करें, डैम्पिंग का एम्पलीट्यूड पर क्या इफेक्ट होता है? हमने स्टडी किया लास्ट लेक्चर्स में, जो हमने मैथ्स अटैच्ड और स्प्रिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा और मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम पढ़ा। तो वो सब हमने एक आइडियल सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, वो हमारे पास एक आइडियल सिस्टम था और उसमें हमारे पास कोई भी रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं थी। तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड जो था वो सेम रहा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास एक आइडियल सिस्टम है। ठीक है, ये आइडियल सिस्टम है, ये उसका ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है फॉर एग्जाम्पल ओ, एंड ये हमारे पास ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं ए एंड बी। तो यहाँ से मीन पोजीशन से जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन ए तक जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, उसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसे एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर आप देखें, जो इसका भी यहाँ तक सेम एम्पलीट्यूड है जो इसका है, इसी तरह इसका भी सेम एम्पलीट्यूड है जो इसका है, यहाँ पर भी सेम है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर जो आइडियल सिस्टम है, ठीक है, जो आइडियल सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो आइडियल सिस्टम में क्या होता है? हमारे पास कोई भी रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं होती है। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आइडियल सिस्टम होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें कोई भी रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं होगी। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल सिस्टम की,
प्रैक्टिकल सिस्टम की, यानी कि नॉन आइडियल सिस्टम की। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। रेजिस्टिव फोर्सेस क्या करती हैं? मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देती हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देती हैं और डैम्पिंग को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। डैम्पिंग यानी कि मोशन को कम करने की कोशिश करती हैं, मोशन को खत्म करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। सो इस डैम्पिंग की वजह से हमारे पास एम्पलीट्यूड जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ओके। आइडियल सिस्टम में हमारे पास एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। आइडियल सिस्टम में जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, ठीक है। कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन आइडियल सिस्टम यानी कि प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करें, प्रैक्टिकल सिस्टम की, तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, रेजिस्टिव, अगर हम इसको डिफरेंट कलर में लिखें आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर आप देखें, रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक? अब अगर हम इसकी एक एप्लीकेशन स्टडी करें, एप्लीकेशन, तो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर की एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। कार्स में जो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर प्रेजेंट होता है, तो अगर हम इसको स्टडी करें, आप अगर देखें, आप रिक्शास में सफ़र करते हैं तो जब भी उसमें ट्रेवल करते हुए कोई बम्प आता है तो आपकी बॉडी को अच्छी खासी वाइब्रेशन महसूस होती है, ठीक है, अच्छा खासा शॉक महसूस होता है। तो वही अगर आप कार्स में सफ़र कर रहे हो तो आपको वो शॉक महसूस नहीं होता, ठीक है, आपको वो वाइब्रेशन इतनी महसूस नहीं होती। क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर कार्स के अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, ठीक है, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो शॉक एब्जॉर्बर होता क्या है? इसमें एक पिस्टन मौजूद होता है, ठीक है, यहाँ पर इसमें एक पिस्टन मौजूद होता है जो कि एक लिक्विड के थ्रू मूव कर रहा होता है। लिक्विड यहाँ पर कोई ऑयल भी हो सकता है, ठीक है। और इसका जो अपर पार्ट होता है वो कार के फ्रेम के साथ अटैच होता है, ठीक है। जो इसका अपर पार्ट होगा वो कार के फ्रेम के साथ अटैच होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो कार के एक्सल के साथ अटैच होता है। तो जब भी आप कार में सफ़र कर रहे होते हैं और कोई रास्ते में कोई बम्प आ जाता है तो कार अच्छे से वाइब्रेट होती है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? इस शॉक एब्जॉर्बर की वजह से, ठीक है। ये शॉक एब्जॉर्बर उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और आपको इस वजह से उसका शॉक जो है वो महसूस नहीं होता, ठीक है, उसकी वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। तो क्या होता है शॉक एब्जॉर्बर? इट कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड, जिसे हम ऑयल भी कह सकते हैं, ठीक है, वो ऑयल भी हो सकता है। और इसका जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, जो इसका अपर पार्ट है, अपर पार्ट वो कार के फ्रेम के साथ अटैच होता है, ठीक है, अटैच्ड टू कार फ्रेम, ठीक है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इसका क्या फंक्शन है, तो जब भी आप किसी कार पर ट्रेवल कर रहे होंगे और आपके रास्ते में कोई बम्प आ जाएगा और कार वाइब्रेट करेगी, लेकिन आपको उसका शॉक महसूस नहीं होगा। तो वो क्यों महसूस नहीं होगा? शॉक एब्जॉर्बर की वजह से, ठीक है। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है? उस शॉक को यानी कि उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके इसकी इस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल में, ठीक है, हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में। इस वजह से आपको वो शॉक यानी कि वो वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था। हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में। व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस? द ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और इनका डैम्पिंग का एम्पलीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर आप आइडियल सिस्टम की बात करें तो उसमें कोई भी डैम्पिंग मौजूद नहीं होती। क्यों मौजूद नहीं होती? क्योंकि उसमें कोई भी रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं होती। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, वो रिड्यूस नहीं होगा। और अगर हम प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करें तो प्रैक्टिकल सिस्टम में रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को लूज करती जाती हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो रिड्यूस होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से डैम्पिंग कॉज होगी। ठीक है, और इसकी हमने एक एप्लीकेशन स्टडी की विच इज शॉक एब्जॉर्बर, जो कि कार्स में मौजूद होती है। क्या होता है शॉक एब्जॉर्बर? इट कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड, यानी कि ऑयल। ठीक है, लिक्विड जो है वो ऑयल भी हो सकता है। और जो शॉक एब्जॉर्बर का अपर पार्ट होगा वो कार के फ्रेम के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है? जब भी हम किसी कार में ट्रेवल कर रहे होंगे तो कोई बम्प आ जाएगा अगर रास्ते में, तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी कार में। ठीक है, तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करेगा? उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करेगा और उन्हें हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें कोई भी शॉक महसूस नहीं होगा। ठीक है, हमें कोई भी वाइब्रेशंस महसूस नहीं होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हमें यही स्टडी करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेव्स के बारे में, वेव मोशन के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।